पिनकल वन लाइनर भूगोल। भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन। मुंबई हाई अरब सागर में है, जो जाना जाता है खनिज तेल के लिए। मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। गोवा और नोवा मुंडी खदानें स्थित है झारखंड में। गोवा और नोवा मुंडी खदानें स्थित है झारखंड में। पंचपटमाली पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है बॉक्साइट भंडार के लिए। पंचपटमाली पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है बॉक्साइट भंडार के लिए। पंचपटमाली भंडार स्थित है उड़ीसा के कोरापुट जिले में। पंचपटमाली भंडार स्थित है उड़ीसा के कोरापुट जिले में। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है मैंगनीज का। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है मैंगनीज का। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है तमिलनाडु से। बालाघाट प्रमुख तांबा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का। प्रमुख तांबा उत्पादक जिला है बालाघाट है मध्य प्रदेश में। मलांज खंड एक खुले गड्ढे वाली तांबे की खान है मध्य प्रदेश में। मलांज खंड जो है वो मध्य प्रदेश में है, वह तांबे की खान है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला जो कि छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता है खनिजों का भंडार। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता है खनिजों का भंडार। ऊर्जा संसाधन जिसे तरल सोना भी कहा जाता है वो है पेट्रोलियम। ऊर्जा संसाधन जिसे तरल सोना भी कहा जाता है वो है पेट्रोलियम। जिन संसाधनों का विभाजन विकास की स्थिति के आधार पर किया जाता है वह है क्या? जिन संसाधनों का विभाजन विकास की स्थिति के आधार पर किया जाता है वह है क्षमता विकसित स्टॉक और भंडार। वह है क्षमता विकसित स्टॉक और भंडार। ज्वार, पवन एवं सौर ऊर्जा के स्रोत हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। ज्वार, पवन एवं सौर ऊर्जा ये सब जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए बड़े बांध बनाए जा सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ही। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए बड़े बांध बनाए जा सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर। मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा में। डिगबोई तेल फील्ड्स जो है वो असम में है। डिगबोई तेल फील्ड्स है असम में। पृथ्वी की पपड़ी में सिलिकॉन का प्रतिशत है कितनी? 27.7%। पृथ्वी की पपड़ी में सिलिकॉन का प्रतिशत है 27.7%। पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम की कितना प्रतिशत है? 8.1%। पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम है 8.1%। पृथ्वी की पपड़ी में लौह प्रतिशत कितना है? लौह प्रतिशत है 5.0%। पृथ्वी की पपड़ी में लौह प्रतिशत है 5.0%। भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला ईंधन है कोयला। भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला ईंधन है कोयला। मोनाजाइट भंडार का सर्वाधिक संकेंद्रण है केरल तट पर। मोनाजाइट भंडार का सर्वाधिक संकेंद्रण है केरल तट पर। भारत ने किसके सहयोग से कुडनकुलम सिविलियन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया? रूस। भारत ने कुडनकुलम सिविलियन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने में रूस का सहयोग लिया। उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं उत्तरी उड़ीसा में। उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं उत्तरी उड़ीसा में। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र प्रसिद्ध है सोने के खनन के लिए। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है सोने की खनन के लिए। कुद्रेमुख खदानें जो कि लौह अयस्क खदान है। कुद्रेमुख खदानें कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख खदानें जो कि लौह अयस्क खदान है वह स्थित है कर्नाटक में।
खनन क्षेत्र कोरबा, कोयला खनन क्षेत्र कोरबा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कोयला खनन क्षेत्र कोरबा, कोरबा स्थित है छत्तीसगढ़ में। रेडियोजेनिक ऊष्मा और मौलिक ऊष्मा ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं पृथ्वी का आंतरिक ताप इंजन। रेडियोजेनिक ऊष्मा और मौलिक ऊष्मा ऊर्जा के मुख्य स्रोत है पृथ्वी का आंतरिक ताप इंजन। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रृंखला जो है वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। सीमेंट में सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है 17% से 25% के बीच। सीमेंट में सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है 17 से 25% के बीच। नेवेली लिग्नाइट कोयला खदान स्थित है तमिलनाडु में। नेवेली लिग्नाइट कोयला खदान स्थित है तमिलनाडु में। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र उपयोग के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र उपयोग के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि पत्थर लोहे जैसी सभी निम्न धातुओं को सोने में बदलने की शक्ति रखता है, वह है पारस पत्थर। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि पत्थर लोहे जैसी सभी निम्न धातुओं को सोने में बदलने का शक्ति रखता है, वह है पारस पत्थर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई, डिगबोई स्थित है कहाँ? असम में। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई स्थित है असम में। कावास थर्मल पावर स्टेशन स्थित है कहाँ? गुजरात में। कावास थर्मल पावर स्टेशन स्थित है गुजरात में। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट स्थित है उड़ीसा में। भारत में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राज्य है बिहार में। भारत में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राज्य है बिहार में। 2019-20 के दौरान भारत में कुल उत्पादन का 33% के साथ उच्चतम मैंगनीज उत्पादक राज्य था मध्य प्रदेश। 2019-20 के दौरान भारत में कुल उत्पादन का 33% के साथ उच्चतम मैंगनीज उत्पादक राज्य था मध्य प्रदेश। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है एंथ्रासाइट। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। लिग्नाइट निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है जिसे माना जाता है भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। वह कोयला जो गहराई में दबा होता है और उच्च तापमान के अधीन होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला। वह कोयला जो गहराई में दबा होता है और उच्च तापमान के अधीन होता है वह होता है बिटुमिनस कोयला। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है कर्नाटक में। कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो स्थित है कर्नाटक में। झरिया कोयला खदान स्थित है कहाँ? झारखंड में। झरिया कोयला खदान स्थित है झारखंड में। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू स्थित है राजस्थान में। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू स्थित है राजस्थान में। लोहदरगा बॉक्साइट खदान है। लोहदरगा कहाँ स्थित है? झारखंड में। लोहदरगा एक बॉक्साइट खदान है जो कि स्थित है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर स्थित है तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर जो है वो स्थित है तमिलनाडु में। गोंडवाना कोयला के प्रमुख संसाधन विशेषकर धातु कर्म कोयला स्थित है दामोदर घाटी में। गोंडवाना जो है वो स्थित है दामोदर घाटी में। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है गुजरात में। कम कार्बन और उच्च नमी वाले कोयलों को कहा जाता है पीट कोयला। कम कार्बन और उच्च नमी वाले कोयले को कहा जाता है पीट कोयला। देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य? राजस्थान। देश में चांदी का उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सर्वाधिक भंडार है कहाँ? उड़ीसा में। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सर्वाधिक भंडार है उड़ीसा में। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक HVJ गैस पाइपलाइन होकर गुजरती है मध्य प्रदेश से।
फेल्डस्पार चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो 50% से अधिक हिस्सा बनाता है पृथ्वी का पपड़ी का। फेल्डस्पार चट्टान जो है वो सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो 50% से अधिक है पपड़ी में, पृथ्वी के पपड़ी का हिस्सा है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य है झारखंड। फाल्टा एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। फाल्टा एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। फाल्टा जो है वो EPZ है जो कि स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम में। नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ? असम में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड में। भारत का एकमात्र राज्य जो हीरे का उत्पादन करता है वो है मध्य प्रदेश। मैंगनीज का सुंदरगढ़ भंडार स्थित है उड़ीसा में। सुंदरगढ़ भंडार से मैंगनीज निकलता है जो कि स्थित है उड़ीसा में। भारत में सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार वाला राज्य है केरल। भारत में सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार वाला राज्य है केरल। मोनाजाइट अयस्क पाया जाता है कहाँ? केरल तट की रेत में। मोनाजाइट पाया जाता है केरल तट की रेत में। झारखंड की गुआ खदानें संबंधित है लौह अयस्क से। गुआ खदानें जो कि झारखंड में है वो संबंधित है लौह अयस्क से। ओडिशा के केरापुट, रायगढ़ और कालाहांडी, बलांगीर जिला किसके खदान के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। उड़ीसा के कोरापुट से बॉक्साइट निकलता है। उड़ीसा के रायगढ़ खनन से बॉक्साइट निकलता है। उड़ीसा के ही कालाहांडी खनन से बॉक्साइट, उड़ीसा के बालांगीर खनन से भी बॉक्साइट निकलता है। पेट्रोल और डीजल प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम नामक प्राकृतिक संसाधन से। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे लोकप्रिय कोयला होता है बिटुमिनस कोयला। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे लोकप्रिय कोयला होता है बिटुमिनस कोयला। वात्या भट्ठी में लोहे को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाता है मेटलर्जिकल कोयले का। वात्या भट्ठी में लोहे को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाता है मेटलर्जिकल कोयले। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकूर बेल्ट का एक समृद्ध स्रोत है लौह अयस्क में। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकूर बेल्ट एक समृद्ध स्रोत है लौह अयस्क का। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया कोयला क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया कोयला क्षेत्र। भारत में मलांज खंड प्रसिद्ध खदान है तांबे की। भारत में है मलांज खंड जो है वो प्रसिद्ध खदान है तांबे की। कर्नाटक में सबसे बड़ा भंडार है जेट ब्लैक ग्रेनाइट का। कर्नाटक में सबसे बड़ा भंडार है जेट ब्लैक ग्रेनाइट का। एकमात्र वस्तु जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के बाहरी भाग से प्राप्त होती है वो है ऊर्जा। एकमात्र वस्तु जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के बाहरी भाग से प्राप्त होता है वो है ऊर्जा। बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिज कहलाते हैं प्लेसर निक्षेप। बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिज कहलाते हैं प्लेसर निक्षेप। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार जो है वो पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारतीय खनिज वार्षिकी 2019 के अनुसार 2018-19 में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। भारतीय खनिज वार्षिकी 2019 के अनुसार 2018-19 में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक
रहा है उड़ीसा। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। मध्य प्रदेश देश की एकमात्र खदान है जिसमें औद्योगिक पैमाने पर खनन होता है हीरे की। जादूगोड़ा खदान प्रसिद्ध है यूरेनियम खनन के लिए। जादूगोड़ा खदान जो कि झारखंड में है वो प्रसिद्ध है यूरेनियम खनन के लिए। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है आंध्र प्रदेश में। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक। ताप विद्युत क्षमता में भारत का अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता में भारत का अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। नैक्रे सीप के अंदर से निकाले गए पदार्थ के लिए विशेष शब्द। नैक्रे को किस नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल। नैक्रे को जाना जाता है मदर ऑफ पर्ल के नाम से। नैक्रे जो है वो सीप के अंदर से निकाले गए पदार्थ के लिए विशेष शब्द दिया जाता है नैक्रे। भारत में रैट होल माइनिंग का अभ्यास किया जाता है मेघालय में। भारत में रैट होल माइनिंग का अभ्यास किया जाता है मेघालय में। बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है पेट्रोलियम का। बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है पेट्रोलियम का। मस्कोवाइट पेगमाटाइट और बायोटाइट अयस्क हैं किसके? अभ्रक के। मस्कोवाइट पेगमाटाइट और बायोटाइट ये अयस्क हैं अभ्रक के। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट भंडार पाए जाते हैं कहाँ? उड़ीसा में। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट भंडार जो है वो पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ा भंडार है किसका? अभ्रक का। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। अभ्रक आयरन सिलिका और किससे मिलकर के बना होता है? मैग्नीशियम। अभ्रक जो है वो आयरन सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। आयरन सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है अभ्रक। थाल भारी जल संयंत्र चालू किया गया था 1987 में। थाल भारी जल संयंत्र चालू किया गया था 1987 में। देश की कुल विद्युत उत्पादन आपूर्ति में भारत में परमाणु ऊर्जा का योगदान है कम से कम 5%। देश की कुल विद्युत उत्पादन आपूर्ति में भारत में परमाणु ऊर्जा का योगदान है कम से कम 5%। सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई जो कि असम में है, चालू किया गया था 1901 में। सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई जो है वो चालू किया गया था 1901 में। कार्बन और आर्द्रतांश के आधार पर कोयले की गुणवत्ता सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट में। कार्बन और आर्द्रतांश के आधार पर कोयले की गुणवत्ता सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट में। झारखंड में सबसे बड़ा भंडार है कोयले का। झारखंड में सबसे बड़ा भंडार किसका है? कोयले का। तांबा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? खनन मंत्रालय के अंदर। तांबा जो है वो खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओएनजीसी सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का। ओएनजीसी जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई में। परमाणु रिएक्टरों में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में हसदेव घाटी प्रसिद्ध है कोयला खदानों के लिए। छत्तीसगढ़ में हसदेव घाटी जो है वो प्रसिद्ध है कोयला खदानों के लिए। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन स्थित है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है वो स्थित है तमिलनाडु में। बादाम पहाड़ लौह अयस्क खदान है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। बादाम पहाड़ स्थित है उड़ीसा में। भारत में वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक है कौन? अरुणाचल प्रदेश। भारत में वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक है अरुणाचल प्रदेश। दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली जल विद्युत योजना
सिड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। भारत की पहली जल विद्युत योजना सिड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक क्षमता है पवन ऊर्जा की। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक क्षमता है पवन ऊर्जा की। चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुणों का अध्ययन है खनिज विज्ञान। चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुणों का अध्ययन कहलाता है खनिज विज्ञान। मिट्टी से सिलिका को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है सिलिका पृथक्करण यानी डीसिलिकेशन। तुमकुरू खनन बेल्ट स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। तुमकुरू खनन बेल्ट स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक का कोलार जिला प्रसिद्ध है सोने की खानों के लिए। कर्नाटक का कोलार जिला प्रसिद्ध है सोने की खानों के लिए। गुजरात में कलोल, मेहसाना और नवागम का है तेल क्षेत्र। गुजरात में कलोल एक तेल क्षेत्र है, मेहसाना का तेल क्षेत्र गुजरात में, नवागम तेल क्षेत्र गुजरात में है। पृथ्वी की संरचना, विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन को कहा जाता है भूविज्ञान। पृथ्वी की संरचना, विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन को कहा जाता है भूविज्ञान। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक खदान है ज्वार खदानें, उदयपुर राजस्थान। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक खदान है ज्वार खदानें, राजस्थान के उदयपुर में। पृथ्वी की सतह के तेल के निकटतम खनिजों को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है उत्खनन। पृथ्वी की सतह के तल के निकटतम खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्खनन। स्वर्ण अयस्क की दृष्टि से सबसे बड़े संसाधन स्थित है बिहार में। स्वर्ण अयस्क की दृष्टि से सबसे बड़े संसाधन स्थित है बिहार में। जलाऊ लकड़ी, कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के। जलाऊ लकड़ी, कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के। चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने लौह अयस्क की खोज की थी राजहरा पहाड़ी में। चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने लौह अयस्क की खोज की थी राजहरा पहाड़ी में। ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पृथ्वी खनिज, कोयला है गैर नवीकरणीय। ऊर्जा स्रोत, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पृथ्वी खनिज, कोयला, ये सब जो है वो गैर नवीकरणीय स्रोत है। मॉर्फिन निकाला जाता है अफीम से। मॉर्फिन जो है वो मॉर्फिन निकाला जाता है अफीम से। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान स्थित है झारखंड में। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है वो स्थित है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। जल को कठोर बनाने वाले दो मुख्य खनिज है कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल को कठोर बनाने वाले दो मुख्य खनिज हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। सुंदरगढ़ मैंगनीज के भंडार स्थित हैं उड़ीसा में। सुंदरगढ़ मैंगनीज के भंडार स्थित हैं उड़ीसा में। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? वो है तृतीयक कोयला। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में तृतीयक कोयला जो है वो पाया जाता है। किस खनिज को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? कोयला। किस खनिज को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? कोयला। भारत में अभ्रक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश का। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश का। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है फेल्सपार। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है फेल्सपार।
विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है कौन सा? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र है झारखंड में। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जाना जाता है भूतापीय ऊर्जा के लिए। हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण है वह जाना जाता है, मणिकरण जाना जाता है भूतापीय ऊर्जा के लिए। मोलिब्डेनम का सबसे बड़ा उत्पादक क्लाइमेक्स खदान है जो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोलिब्डेनम का सबसे बड़ा उत्पादक क्लाइमेक्स खदान है जो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में मैंगनीज का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में मैंगनीज का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। कोडुराइट अंतर्वेधी चट्टान किस खनिज संसाधन? कोडुराइट अंतर्वेधी चट्टान किस खनिज संसाधन से संबंधित है? तो मैंगनीज से। कोडुराइट संबंधित है मैंगनीज से। बैलाडीला लौह अयस्क खदान स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला लौह अयस्क खदान जो है वो स्थित है छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज लौह अयस्क खदान स्थित है उड़ीसा में। मयूरभंज लौह अयस्क खदान जो है वो स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में मलांज खंड प्रसिद्ध है तांबा के लिए। मलांज खंड जो है वो प्रसिद्ध है तांबा के लिए। खोह दरीबा क्षेत्र किस खनन से संबंधित है? तांबा। खोह दरीबा क्षेत्र तांबा खनन से संबंधित है। कोरापुट में प्रचुर भंडार है बॉक्साइट का। कोरापुट में प्रचुर भंडार है बॉक्साइट का। तमिलनाडु के पास सबसे बड़ा भंडार है लिग्नाइट कोयला का। तमिलनाडु के पास सबसे बड़ा भंडार है लिग्नाइट कोयला का। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। इल्मेनाइट और रूटाइल दो प्रमुख खनिज हैं टाइटेनियम के। इल्मेनाइट और रूटाइल दो प्रमुख खनिज हैं टाइटेनियम के। शिवन समुद्र जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। शिवन समुद्र जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़ का एक स्थान बैलाडीला जाना जाता है हेमेटाइट के भंडार के लिए। छत्तीसगढ़ का एक स्थान बैलाडीला जाना जाता है हेमेटाइट के भंडार के लिए। क्योंझर मैंगनीज की खदानें स्थित है उड़ीसा में। क्योंझर मैंगनीज की खदानें स्थित है उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें जानी जाती है तांबे के उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें जो है वो जानी जाती है तांबे के उत्पादन के लिए। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान स्थित है कर्नाटक में। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान स्थित है कर्नाटक में। भूमिगत ताप का दोहन करने का पहला सफल प्रयास कहाँ किया गया था? बोइस इडाहो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भूमिगत ताप का दोहन करने का पहला सफल प्रयास किया गया था बोइस इडाहो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी शहर में। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी शहर में।
अमरकंटक विद्युत स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के चचाई में। अमरकंटक विद्युत स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के चचाई में। बाणसागर विद्युत स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में। बाणसागर विद्युत स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में। संयुक्त राज्य अमेरिका की मार्केट रेंज प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडार के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की मार्केट रेंज प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर भंडार को। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। राजस्थान में खनिज उत्पादक क्षेत्र कालाखूटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मोमारी प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। राजस्थान में खनिज उत्पादक क्षेत्र कालाखूटा प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। राजस्थान में लीलवानी प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। राजस्थान में ही नारदिया प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। राजस्थान में है तिम्मामोरी प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी करने। अब पढ़ेंगे कृषि के बारे में पढ़े तो इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति दर्ज की, जिसका शीर्षक था गेहूं क्रांति। भारत में हरित क्रांति नीतियों के हिस्से के रूप में उपयोग किए जाने वाले उच्च उपज वाले किस्म के बीज किस देश से संबंधित है? मैक्सिको से। भारत में हरित क्रांति नीतियों के हिस्से के रूप में उपयोग किए जाने वाले उच्च उपज वाले किस्म के बीज किस देश से संबंधित है? मैक्सिको से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के लिए मिरेकल चावल के रूप में जानी जाने वाली चावल की किस्म है जिसकी असाधारण पैदावार के साथ पहली बार 1967 में कटाई की गई थी, वो है IR8। चावल का एक असाधारण पैदावार करने वाला किस्म था IR8। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे कौन? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा की आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा की आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों के लिए। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि बनती है कमांड क्षेत्र। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि जो है वो बनती है कमांड क्षेत्र। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जूट के। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा ये सब जो है वो जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग से हुई थी 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग से हुई थी 1960 के दशक में। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है कुमारी। पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको कहा जाता है कुमारी। जूट जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट और भांग की फसलें हैं रेशेदार फसलें। जूट और भांग की फसलें हैं रेशेदार फसलें। औस, अमन और बोरो धान की विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। औस, अमन और बोरो धान की विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। झूम खेती को कुरुआ के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती कहाँ होता है? झारखंड में। झूम खेती को कुरुआ के नाम से जाना जाता है और झूम खेती होता है झारखंड में। केरल और कर्नाटक में प्री मॉनसून वर्षा को कहा जाता है क्या? आम्र वर्षा। केरल और कर्नाटक में प्री मॉनसून वर्षा जो होता है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। बीटी कपास की फसल है। बीटी जो है वो कपास की फसल है आनुवांशिक रूप से संशोधित।
हरित क्रांति का दूसरा चरण कवर करता है 1980 के दशक की अवधि को। हरित क्रांति का दूसरा चरण जो है वो कवर करता है 1980 के दशक की अवधि को। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है खरीफ मौसम के दौरान। भारत में कपास की फसल जो है वो खरीफ मौसम के दौरान उगाई जाती है। श्रम और पूंजी के कम निवेश के साथ बड़े खेतों की खेती को कहा जाता है व्यापक खेती। श्रम और पूंजी के कम निवेश के साथ बड़े खेतों की खेती को कहा जाता है व्यापक खेती। गेहूं और चावल की फसल को वर्गीकृत किया गया है बारीक अनाज के रूप में। गेहूं और चावल की फसल को वर्गीकृत किया गया है बारीक अनाज के रूप में। ज्वार बाजरा मक्का रागी को वर्गीकृत किया गया है मोटे अनाज के रूप में। ज्वार बाजरा मक्का रागी को वर्गीकृत किया गया है मोटे अनाज के रूप में। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। रबी और खरीफ के बीच के फसल के मौसम को कहा जाता है जायद। रबी और खरीफ के बीच के फसल को मौसम को कहा जाता है जायद। भारतीय कृषि में जायद का मौसम आता है रबी मौसम के बाद में। भारतीय कृषि में जायद का मौसम आता है रबी मौसम के बाद में। भारतीय कृषि में जायद का मौसम आता है रबी मौसम के बाद में। वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त अनुप्रयोग है सिंचाई। वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त अनुप्रयोग है सिंचाई। कृषक मुख्यतः अपने लिए जो उत्पादन करते हैं उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। कृषक मुख्यतः अपने लिए जो उत्पादन करते हैं उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। रबी की फसल बोई जाती है कब? अक्टूबर दिसंबर में। रबी की फसल जो है वो बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर में। आज भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है कहाँ? मेघालय में। आज भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है मेघालय में। कपास और धान फसलें हैं खरीफ की। कपास और धान खरीफ की फसल है। सूती जूट ऊनी रेशम वस्त्रों का उत्पादन आता है कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत। सूती जूट ऊनी रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है। रबर चाय चीनी कॉफ़ी खाद्य तेल का उत्पादन आता है कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत। रबर चाय चीनी कॉफ़ी खाद्य तेल ये सब जो आता है कृषि आधारित उद्योग के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत कृषि और समृद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है? लगभग 54.6%। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? चीन। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों के उपयोग को कहा जाता है गहन खेती। भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाले रेशे की फसलें हैं जूट और कपास। भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाले रेशे की फसलें हैं जूट और कपास। गेहूं सरसों मटर और आलू उदाहरण है रबी फसलों की। गेहूं सरसों मटर और आलू उदाहरण है रबी फसल की। वह अवधि जो भारत की पहली हरित क्रांति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करती है वो है 1960 दशक के मध्य से 1980 दशक के मध्य। 1960 से 1980 के बीच में हरित क्रांति जो है वो पहली हरित क्रांति चली थी। अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है कहाँ? कर्नाटक में। अरेबिका कॉफ़ी जो है वो उगाई जाती है कर्नाटक में। रबर चाय और कॉफ़ी क्या है? रोपण फसलें हैं। रबर चाय और कॉफ़ी रोपण फसलें हैं।
जूट, कपास, सन और प्राकृतिक रेशम मुख्यतः रेशेदार फसलें हैं। जूट, कपास, सन और प्राकृतिक रेशम मुख्यतः रेशेदार फसलें हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM संबंधित है मीठी क्रांति से। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM संबंधित है मीठी क्रांति से। गाय के गोबर का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है जैविक खाद के रूप में। गाय के गोबर का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है जैविक खाद्य के रूप में। भारत में हरित क्रांति के पहले चरण का समय अंतराल था मध्य 1960 से लेकर के मध्य 1970 तक। टाटा के बारे में रस्सियाँ, टाट के बोरे, रस्सियाँ, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाई जाती है प्राकृतिक रेशों से। टाट के बोरे, रस्सियाँ, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाई जाती है प्राकृतिक रेशों से। तिलहन जो रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों रूपों में उगाए जाते हैं वो है अरंडी के बीज। तिलहन जो रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के रूप में उगाए जाते हैं वो है अरंडी के बीज। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मैक्सिको से। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मैक्सिको से। कृषि में पारंपरिक आदानों के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के अभाव के कारण होता है उत्पादकता का निम्न स्तर। कृषि में पारंपरिक आदानों के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के अभाव के कारण होता है उत्पादकता का निम्न स्तर। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है मेघालय में। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी पंजाब में। भारत में हरित क्रांति जो है वो 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी पंजाब में। हरित क्रांति उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत हुई थी चावल और गेहूं की। हरित क्रांति उच्च उपज वाली किस्मों HYV की शुरुआत हुई थी चावल और गेहूं की। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में आए रुकावट को अस्थायी रूप से खंडित कर दिया गया हरित क्रांति ने। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में आए रुकावट को अस्थायी रूप से खंडित कर दिया गया हरित क्रांति ने द्वारा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों के आयात में कमी आई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों के आयात में कमी आई। वह फसल जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है वो है तिल। वह फसल जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है वो है तिल। किसानों द्वारा उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था हरित क्रांति में। किसानों द्वारा उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था हरित क्रांति में। हरित क्रांति का फायदा आत्मनिर्भरता है खाद्यान्न में। हरित क्रांति का फायदा आत्मनिर्भरता है खाद्यान्न में। भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ मध्य 1970 ईस्वी से मध्य 1980 ईस्वी तक। भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था मध्य 1970 ईस्वी से मध्य 1980 ईस्वी तक। खेती का कर्तन दहन प्रणाली का मुख्य कारण किसकी उर्वरता की पूर्ति करना है? मृदा की। खेती की कर्तन दहन प्रणाली का मुख्य कारण किसकी उर्वरता की पूर्ति करना है? मृदा की। एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की पद्धति कहलाती है बहुफसली पद्धति। एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की पद्धति कहलाती है बहुफसली पद्धति। रागी, ज्वार और बाजरा क्या है? मिलेट की फसलें। रागी, ज्वार और बाजरा मिलेट की फसलें हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं कौन? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन।
महावत, महावत किसके उत्पादन में मदद करती है? रबी की फसलों के लिए। महावत जो है वो रबी के फसलों के उत्पादन में मदद करती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली अल्प मात्रा वाली वर्षा को कहा जाता है महावत। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली अल्प मात्रा वाली वर्षा को कहा जाता है महावत। महावत जो है वो रबी की फसलों के उत्पादन में मदद करता है। जायद मौसम, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है जायद मौसम को किस नाम से जाना जाता है? जायद मौसम को जाना जाता है ग्रीष्मकालीन फसल मौसम के नाम से। जायद मौसम को कहा जाता है ग्रीष्मकालीन फसल मौसम। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था एम.एस. स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई थी गेहूं और धान का। हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई थी गेहूं और धान का। शीत ऋतु के महीनों के दौरान वर्षा की उपलब्धता किन फसलों के उत्पादन में मदद करती है? रबी की फसलों में। मक्के की फसल का उपयोग दो रूपों में किए जाता है, खाद्यान्न और चारा। मक्के की फसल का उपयोग जो है वो खाद्यान्न और चारा के रूप में किया जाता है। मक्के की फसल के लिए तापमान कितनी आवश्यकता होती है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच मक्के की फसल के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। बहुफसली पद्धति एक घटक है हरित क्रांति का। बहुफसली पद्धति एक घटक है हरित क्रांति का। भारत में हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों के उपयोग में मुख्य आवश्यकता थी उर्वरक और कीटनाशकों की। भारत में हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों के उपयोग में मुख्य आवश्यकता थी उर्वरक और कीटनाशकों की। सी सुब्रमण्यम भारत में नई कृषि तकनीक लाए थे हरित क्रांति के समय। सी सुब्रमण्यम जो है वो भारत में नई कृषि तकनीक लाए थे हरित क्रांति के समय। नहर प्रणाली एक विधि है सिंचाई की। भारत में श्वेत क्रांति को अन्य नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड। भारत में श्वेत क्रांति को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति के संबंध में किनके बीच असमानता बढ़ने का खतरा है? छोटे और बड़े किसानों। हरित क्रांति के संबंध में छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ने का खतरा है। गहन निर्वाह कृषि का प्रचलन है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। गहन निर्वाह कृषि का प्रचलन है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। जूट को कहा जाता है क्या? गोल्डन फाइबर। विश्व में हरित क्रांति के जनक है कौन? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। एकल फसल उगाई जाती है वृक्षारोपण कृषि में। एकल फसल जो है वो उगाई जाती है वृक्षारोपण कृषि में। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। खाद्य फसलों को अधिक फायदा हुआ हरित क्रांति में। खाद्य फसलों को अधिक फायदा हुआ हरित क्रांति में। हरित क्रांति ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। हरित क्रांति ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। HYV का मतलब क्या है? अधिक उपज देने वाली किस्में, हाई यील्डिंग वैल्यू। HYV का मतलब है अधिक उपज देने वाली किस्में। रबड़, चाय, कॉफ़ी ये सब क्या हैं? बागानी फसलें। रबड़, चाय, कॉफ़ी ये सब जो है वो बागानी फसलें हैं। कर्नाटक में चिकमगलूर प्रसिद्ध है कॉफ़ी की खेती के लिए। कर्नाटक में चिकमगलूर जो है वो प्रसिद्ध है कॉफ़ी की खेती के लिए। कृषि उत्पादन के संदर्भ में MSP का तात्पर्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि उत्पादन के संदर्भ में MSP का तात्पर्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं उदाहरण है रबी फसल का।
गेहूं, गेहूं उदाहरण है किसका? रबी फसल का। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक फायदा हुआ इसको, चावल और गेहूं की फसलों को। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक फायदा हुआ चावल और गेहूं की फसलों को। हरित क्रांति का पहला चरण था 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य। ग्राफ्टिंग और बाइंडिंग, ग्रोफ्टी और बंडिंग तकनीक का उपयोग, ग्राफ्टिंग और बडिंग तकनीकों का उपयोग पौधों के प्रसार और नई किस्में बनाने के लिए किया जाता है। बागवानी तकनीक, ग्राफ्टिंग और बडिंग तकनीकों का उपयोग पौधों के प्रसार और नई किस्में बनाने के लिए किया जाता है, वह है बागवानी तकनीक। यह पौधों को उनके आधार पर स्थित संकीर्ण नालियों के माध्यम से सीधे पानी पहुंचाता है, वो है बूंद से सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या फिर बूंद से सिंचाई। ड्रिप सिंचाई पौधों को उनके आधार पर स्थित संकीर्ण नालियों के माध्यम से सीधे पानी पहुंचाता है। रेशम कीट पालन को कहा जाता है क्या? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के सूत्रधार थे कौन? वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के सूत्रधार थे वर्गीस कुरियन। अमन चावल या धान की एक किस्म है जिसे उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। अमन चावल जो है उगाया जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अमन चावल उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा भारत में शुरू की गई थी हरित क्रांति के बाद। एमएसपी की अवधारणा जो है वो शुरू की गई थी हरित क्रांति के बाद। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के क्लिप। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है कालेश्वरम तेलंगाना में। ब्लास्ट एक बीमारी है जो आमतौर पर प्रभावित करती है किस फसल को? चावल के पौधे को। ब्लास्ट बीमारी जो है वो चावल के पौधों में होता है। सरसों, तिल, जैतून ये सब स्रोत हैं वनस्पति तेल के। सरसों, तिल, जैतून ये सब वनस्पति तेल के स्रोत हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की थी प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की थी किसने? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने। एमएसपी किसकी सिफारिशों पर तय होती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की। एमएसपी जो है वो किसकी सिफारिशों पर तय होती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति जो है वो संबंधित है मत्स्य पालन से। रबी की फसलें उगाई जाती है शीत ऋतु में। रबी की फसलें जो है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। जोहड़ और खड़ीन पारंपरिक जल संचयन विधि का प्रयोग किया जाता है राजस्थान में। जोहड़ और खड़ीन पारंपरिक जल संचयन विधि का प्रयोग किया जाता है राजस्थान में। टांका एक पारंपरिक जल संचयन विधि है। टांका एक पारंपरिक जल संचयन विधि है, इसका उपयोग किया जाता है राजस्थान में। टांका जल संचयन विधि का उपयोग किया जाता है राजस्थान में। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहरें। गेहूं, सरसों, चना की खेती की जाती है रबी मौसम में। गेहूं, सरसों, चना की खेती की जाती है रबी मौसम में। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को आमतौर पर पाला जाता है शहतूत के पेड़ों पर। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को आमतौर पर शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। बीजों को सबसे अच्छा संरक्षित किया जा सकता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। बीजों को सबसे अच्छा संरक्षित किया जा सकता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। हरित क्रांति शब्द गढ़ा गया था डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा। हरित क्रांति शब्द जो है वो गढ़ा गया था डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा।
मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि का स्थानीय नाम है बेवर या दहिया। मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि का स्थानीय नाम है बेवर या दहिया। आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है पोडू या पेंदा। आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है पोडू या पेंदा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है वाले या वाल्ट्रे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है वार्ले या वाल्ट्रे। ओडिशा में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है क्या? कोमान या ब्रिंगा। ओडिशा में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है कोमान या ब्रिंगा। एक खरीफ फसल जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री से ऊपर और उच्च आर्द्रता के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वो है चावल की फसल। हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में संकर बीजों का प्रयोग किया जाता था गेहूं के लिए। हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में संकर बीजों का प्रयोग किया जाता था गेहूं के लिए। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, मूंग और उड़द ये सब जो है वो खरीफ की फसलें हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, मूंग और उड़द ये सब जो है वो खरीफ की फसलें हैं। तरबूज, खरबूज और खीरा सब्जियां और चारा है जायद की फसलें की। तरबूज, खरबूज, खीरा सब्जियां और चारा ये सब है जायद की फसलें की। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना उच्च उपज वाले किस्म के बीजों के विकास और वितरण को बढ़ावा देने के लिए की गई 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना उच्च उपज वाले किस्म के बीजों के विकास और वितरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी 1963 में। कृषि में सब्सिडी का तात्पर्य किसानों को इनपुट प्राप्त करना है। कृषि में सब्सिडी का तात्पर्य क्या है? किसानों को इनपुट प्राप्त करना बाजार दरों से कम कीमत पर। कृषि में सब्सिडी का तात्पर्य है किसानों को इनपुट प्राप्त करना बाजार से कम दरों पर। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उड़ीसा में चावल को माना जाता है निर्वाह फसल। उड़ीसा में चावल को कौन सा फसल माना जाता है? निर्वाह फसल। खानाबदोश चरवाहे जो है वो अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं चारा और पानी के लिए। कोई भी भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय तक परती छोड़ दी जाती है तो उसे वर्गीकृत किया जाता है कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में। कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं जिन्हें आमतौर पर जाना जाता है मिलेट के नाम से। ज्वार, बाजरा और रागी ये सब जो है वो मोटे अनाज है जिसे आमतौर पर मिलेट के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की थी 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो MS स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में की थी। 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया ग्वालियर में। 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया ग्वालियर में। जम्मू कश्मीर में शुरू की गई बैंगनी क्रांति को जाना जाता है लैवेंडर क्रांति के नाम से। जम्मू कश्मीर में शुरू की गई बैंगनी क्रांति को जाना जाता है लैवेंडर क्रांति के नाम से। स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी और शहद। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं कौन? निरपक्ष टूटेज। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं निरपक्ष टूटेज।
भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया गया था 1970 में। राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया गया था 1970 में। अधिक श्रम और पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा भूमि पर खेती को कहा जाता है गहन कृषि। अधिक श्रम और पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा भूमि पर खेती को कहा जाता है गहन कृषि। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर खेती की शुरुआत की गई थी कॉफ़ी की। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर खेती की शुरुआत की गई थी कॉफ़ी की। फसल उत्पादकता में उछाल और कृषि रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि प्रमुख विशेषता थी हरित क्रांति की। फसल में उत्पादकता में उछाल और कृषि रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि प्रमुख विशेषता थी हरित क्रांति की। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे कौन? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में गेहूं क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर D.S. अठवाल। भारत में गेहूं क्रांति के जनक डॉक्टर D.S. अठवाल। तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, टमाटर, करेला, खीरा एक प्रकार है जायद ऋतु के फसल। तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, टमाटर, करेला, खीरा ये सब जो है वो जायद ऋतु के फसल हैं। रासायनिक उर्वरकों संकर बीजों का उपयोग और व्यापक सिंचाई विशेषताएं हैं नई कृषि रणनीति की। भारत में नई कृषि रणनीति पेश की गई 1960 के दशक में। हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य रूप से 2 फसलों पर केंद्रित था, गेहूं और चावल। हरित क्रांति का पहला चरण जो है वो मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर ही केंद्रित था। भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है मिश्रित खेती में। भूमि का उपयोग जो है वो भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है मिश्रित खेती में। ज्वार, रागी, कोदो और बाजरा उदाहरण है जौ या मोटा अनाज का। ज्वार, रागी, कोदो और बाजरा ये सब जो है वो मोटा अनाज का उदाहरण है। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है 5 वर्ष अंतराल पर। भारत में कृषि जनगणना जो है वो आयोजित की जाती है 5 वर्ष अंतराल पर। रेशम के कीड़ों के व्यावसायिक पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों के व्यावसायिक पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। कपास की खेती के लिए आवश्यकता होती है लगभग 210 पाले से मुक्त दिनों की। कपास की खेती के लिए आवश्यकता होती है लगभग 210 पाले से मुक्त दिनों की। संकरी नलियों या पाइपों के माध्यम से सीधे पौधों के आधार तक जल पहुंचाने की विधि कहलाती है ड्रिप सिंचाई। एक प्रकार की खेती है जो किसान परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है निर्वाह खेती। जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों के पास गिरता है लैटरल मूव सिंचाई की विधि से। जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों के पास गिरता है लैटरल मूव सिंचाई की विधि से। जिस खेत में किसान सब्जियां उगाने में विशेषज्ञ होते हैं उस खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। जिस खेती में किसान सब्जियां उगाने में विशेषज्ञ होते हैं उस खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। फलों की खेती कहलाता है पोमी कल्चर। फलों की खेती जो है वो क्या कहलाता है? पोमी कल्चर। झूम खेती या स्थानांतरित खेती को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। झूम खेती को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। काटो और जलाओ कृषि को बेवर या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में। काटो और जलाओ खेती जो है इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया।
भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य कौन उपभोक्ता है दालों का। भारत जो है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। गन्ना गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान वाली। गन्ना गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली। गन्ना के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच। गन्ना के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और काटी जाती है अप्रैल से जून तक। रबी की फसलें जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और काटी जाती है अप्रैल से जून तक। काटो और जलाओ कृषि को पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। काटो और जलाओ कृषि को पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। काटो और जलाओ कृषि को पामा डाबी या कोमन या ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है ओडिशा में। काटो और जलाओ कृषि को पामा डाबी या कोमन या ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है चीन। उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम शुरू में भारत में लागू किया गया था लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर। उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम शुरू में भारत में लागू किया गया था लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर। उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीजों का प्रयोग सबसे पहले पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया गया हरित क्रांति के प्रथम चरण में। उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीजों का प्रयोग सबसे पहले पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया गया हरित क्रांति के प्रथम चरण में। किसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? चावल की। काटने और जलाने की खेती की जाती है वर्षा वन क्षेत्र में। काटने और जलाने की खेती की जाती है वर्षा वन क्षेत्र में। भारत के योजना आयोग ने भारत को विभाजित किया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। भारत के योजना आयोग ने भारत को विभाजित किया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। काली मृदा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है कपास। काली मृदा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है कपास। वह फसल जिसे अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है वो है मक्का। मक्का को अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। मक्का को 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह अच्छी तरह उगता है पुरानी जलोढ़ मृदा में। मृदा रहित कृषि क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक। मृदा रहित कृषि जो है वो हाइड्रोपोनिक कहलाती है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द एगर और कल्चर से मिलकर का बनता है। इसमें एगर का अर्थ है मृदा। एगर का अर्थ क्या होता है? मृदा। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य खाद्य फसल है गेहूँ। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य खाद्य फसल है गेहूँ। महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। महोगनी के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। गांजा किसका उदाहरण है? एक रेशेदार फसल का। गांजा जो है वो एक रेशेदार फसल का उदाहरण है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संसाधन के 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत है 51.09%। राष्ट्रीय जल विज्ञान संसाधन के 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग में की जाने वाली भूमि का प्रतिशत है 51.09%। डाइक्लोरोडाइफिनॉल ट्राइक्लोरोथीन DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह नष्ट कर सकता है लाभकारी कीट। डाइक्लोरोडाइफिनाइल
ट्राइक्लोरोइन DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह नष्ट कर सकता है। लाभकारी कीट है। विभाजन के दौरान भारत ने खेती योग्य एक बड़ा हिस्सा खो दिया कपास का। विभाजन के दौरान भारत ने खेती योग्य एक बड़ा हिस्सा खो दिया कपास का। मध्य एवं दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है ज्वार। मध्य एवं दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है ज्वार। अरेबिका एक प्रकार की कॉफ़ी है जिसे भारत लाया गया था यमन से। अरेबिका कॉफ़ी को भारत लाया गया था यमन से। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है लाल लेटेराइट मृदा। काजू की खेती जो के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है लाल लेटेराइट मृदा। तारामीरा। तारामीरा एक किस्म है तिलहनी फसल की। तारामीरा जो है वो एक किस्म है तिलहनी फसल की। तारामीरा जो है वो एक किस्म है तिलहनी फसल की। भूजल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में। भूजल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में। वह नीति जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार तय करना शामिल हो वह कहलाती है भूमि सीमा। वह नीति जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार तय करना शामिल हो वह कहलाती है भूमि सीमा। खड़ीन या धोरा। खड़ीन या धोरा जल संचयन प्रणाली का प्रचलन है राजस्थान में। खड़ीन या धोरा जल संचयन प्रणाली का प्रचलन है राजस्थान में। जल इकट्ठा करने को एक पारंपरिक तरीका है बावड़ी। जल इकट्ठा करने को का एक पारंपरिक तरीका है बावड़ी। सदाबहार क्रांति शब्द गढ़ा गया था MS स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार क्रांति शब्द जो है वो गढ़ा गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। घटते क्रम में गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। घटते क्रम में गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से किन राज्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि किया था हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से किन राज्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि किया था हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP किस वर्ष शुरू किया गया था 1960 में। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP किस वर्ष शुरू किया गया था 1960 में। स्वतंत्रता के समय भारतीय किसानों को कौन सी फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया नकदी फसलें। स्वतंत्रता के समय भारतीय किसानों को नकदी फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1940 में कृष्णामाचारी रिपोर्ट तैयार की गई थी कृषि मूल्यों पर। 1940 में कृष्णामाचारी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी कृषि मूल्यों पर। ग्रे रंग किस क्रांति से जुड़ा हुआ है उर्वरक क्रांति से। ग्रे रंग जो है वो उर्वरक क्रांति से जुड़ा हुआ है। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जी का उत्पादन करते हैं इस प्रकार की खेती कहलाती है ट्रक खेती। ट्रक खेती। भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत है किलो प्रति हेक्टेयर पंजाब में। सबसे अधिक उर्वरक की खेती है खपत है पंजाब में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है दलहनी फसलें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है दलहनी फसलें। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में और नीची मृदा में उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है मक्का। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में और नीची मृदा में उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है मक्का।
मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा पौधों के लिए आवश्यक मृदा की नमी से अधिक हो जाती है, इसे कहा जाता है आर्द्रभूमि खेती। मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा पौधों के लिए आवश्यक मृदा की नमी से अधिक हो जाती है, इसे कहा जाता है आर्द्रभूमि खेती। भूमि का भौतिक विस्तार जिस पर फसल बोई और काटी जाती है वो कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। भूमि का भौतिक विस्तार जिस पर फसल बोई और काटी जाती है वह कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं, वो है कृषि वानिकी। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं वो कहलाता है कृषि वानिकी। चाय और कॉफ़ी किस श्रेणी की फसलों के अंतर्गत आते हैं? वृक्षारोपण फसलें। चाय और कॉफ़ी जो है वो वृक्षारोपण फसलें के अंतर्गत आते हैं। मोटे कपड़े, थैले, बोरियां तथा सजावटी वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त होता है जूट। मोटे कपड़े, थैले, बोरियां तथा सजावटी वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त होता है जूट। भारत के किस राज्य में अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र। अंगूर जो है वो सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है महाराष्ट्र में। समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना कहलाता है समोच्च जुताई। समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना कहलाता है समोच्च जुताई। भारत की श्वेत क्रांति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गुजरात से। भारत की श्वेत क्रांति की उत्पत्ति हुई गुजरात से। पशुओं का पालन पोषण तथा फसलें एक साथ उगाना किसकी प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की। पशुओं का पालन पोषण तथा फसलें एक साथ उगाना किसकी प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की। निकटता में दो या दो से अधिक फसलें उगाने की प्रथा है अंतर फसल, जिसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। गैस जो दालों और धान के खेतों से उत्सर्जित होती है वो है मीथेन। धान और दाल की खेती से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की प्रणाली को कहा जाता है तोंगया प्रणाली। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की प्रणाली को कहा जाता है तोंगया प्रणाली। बाजरा, रागी, ज्वार, सामा बाजरा, वरीगा ये सब जो है वो सूखा सहनीय फसल हैं। बाजरा, रागी, ज्वार, सामा बाजरा ये सब जो है वो सूखा सहनीय फसलें हैं। रेशम प्राप्त होता है बोम्बिक्स मोरी से। रेशम जो है वो प्राप्त होता है बोम्बिक्स मोरी से। पीली क्रांति का तात्पर्य किसका उत्पादन बढ़ाने से है? तिलहन। पीली क्रांति का तात्पर्य है तिलहन का उत्पादन बढ़ाने से। पौधों के चारों ओर या संपूर्ण रोपण क्षेत्र में मृदा की सतह पर पदार्थ की एक परत चढ़ाना कहलाता है मल्चिंग घास पात से ढकना। पौधों के चारों ओर या संपूर्ण रोपण क्षेत्र में मृदा की सतह पर पदार्थ की एक परत चढ़ाना कहलाता है मल्चिंग यानी घास पात से ढकना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। विटीकल्चर या अंगूर की खेती एक विशेषता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। विटीकल्चर या अंगूर की खेती जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है। मीठी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? शहद के। मीठी क्रांति का संबंध है शहद के उत्पादन से।
भारत में स्वर्णिम क्रांति का काल कहा जाता है 1991-2003 में। भारत में स्वर्णिम क्रांति का काल कहा जाता है 1991-2003 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कहा जाता है दीपा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली जो है वो कहा जाता है उस टाइप की कृषि को दीपा। भूरी रंग की क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा और कोकोआ से। भूरी रंग की क्रांति जो है वो चमड़ा और कोकोआ से संबंधित है। इचिनोक्लोआ क्रूस गैली। इचिनोक्लोआ क्रूस गैली प्रमुख खरपतवार है चावल की फसल में। इचिनोक्लोआ क्रूस गैली यानी बार्नयार्ड घास प्रमुख खरपतवार है चावल की फसल का। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन किससे प्राप्त होता है? तिब्बती मृग से। शहतूत ऊन जो है वो विश्व की सबसे हल्की ऊन है। शहतूत ऊन प्राप्त होता है तिब्बती मृग से। ज्वार बाजरा और धान एक खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा और धान एक खरीफ फसल है। कौन सा पौधा हरा सोना के नाम से जाना जाता है? बांस का पौधा। बांस का पौधा जो है वो हरा सोना के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम। अफगानिस्तान में है हेलमंद प्रांत जो है वो अफीम के खेती के लिए प्रसिद्ध है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है जायद मौसम। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA शुरू की गई ICAR द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA शुरू की गई ICAR द्वारा। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर कहलाता है खोई। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ जो फाइबर होता है उसको कहते हैं खोई या बगैस। भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है केरल को। भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है केरल को। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है कौन? कृषि। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है कृषि। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। बीटी कपास आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है। बीटी कपास जो है वो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है कहाँ? राजस्थान में। भारत में प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य है केरल। भारत में प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य है केरल। पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है मेघालय में। पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है मेघालय में। राजस्थान में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? राजस्थान में काटो और जलाओ कृषि को कहा जाता है वाल्ट्रे। राजस्थान में काटो और जलाओ कृषि को कहा जाता है वाल्ट्रे। मणिपुर में शिफ्टिंग या झूम की खेती को किस नाम से जाने जाते हैं? पाम लू। मणिपुर में शिफ्टिंग या झूम खेती को कहा जाता है पाम लू। IR8 एक बौना किस्म है चावल की। IR8 जो है वो चावल की ही एक किस्म है। पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरो शब्द संबंधित है चावल की किस्मों से। औस, अमन और बोरो चावल की किस्में हैं पश्चिम बंगाल में। विश्व में जूट के अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? भारत और बांग्लादेश। विश्व में जूट के अग्रणी उत्पादक देश है भारत और बांग्लादेश। भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 1960 से 1970 दशक के मध्य तक। भारत में हरित क्रांति के
प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 1960 से लेकर के 1970 दशक के मध्य। मक्के की फसल के लिए उपयुक्त तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। मक्के की फसल के लिए उपयुक्त तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। भूमि की भौतिक सीमा जिस पर फसल बोई और काटी जाती है उसे कहते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र। भूमि की भौतिक सीमा जिस पर फसल बोई और काटी जाती है उसे कहते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र। एरी, तूसर, सहतूत और मूंगा किसके प्रकार हैं? रेशम के। एरी, तूसर, सहतूत और मूंगा रेशम के प्रकार हैं। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले कार्यक्रम को जाना जाता है हरित क्रांति के नाम से। भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले कार्यक्रम को जाना जाता है हरित क्रांति के नाम से। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध अमेरिकी कपास की किस्म को कहा जाता है नरमा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध अमेरिकी कपास की किस्में को कहा जाता है नरमा। कृषि में HYV का अर्थ है उच्च उपज देने वाली किस्म। कृषि में HYV का अर्थ है उच्च उपज देने वाली किस्म। भारत में गहन कृषि विकास के लिए 1960 में शुरू किया गया कार्यक्रम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। भारत में गहन कृषि विकास के लिए 1960 में शुरू किया गया कार्यक्रम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। MS स्वामीनाथन, विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग ये सब जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। MS स्वामीनाथन, विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग ये सब जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। सोनालिका उच्च उत्पादन वाली किस्म है किसकी? गेहूं की। सोनालिका किस्म है गेहूं की। भारत में कीटनाशक HYV बीज सिंचाई सुविधाएं प्रमुख घटक हैं हरित क्रांति के। भारत में सिंचाई प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि हुई शुद्ध सिंचित क्षेत्र में। भारत में आदिम निर्वाह कृषि के लिए भूमि उत्पादकता की स्थिति निम्न है। भारत में आदिम निर्वाह कृषि के लिए भूमि उत्पादकता की स्थिति निम्न है। भारत में मानसून की शुरुआत से शुरू होने वाले क्रम में फसल मौसम है खरीफ, रबी और जायद। वैकल्पिक पंक्ति में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें उदाहरण है अंतर्वर्ती फसल के। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें उदाहरण है अंतर्वर्ती फसल की। कॉफ़ी बागानों को नुकसान हो सकता है दोनों के पकने के समय वर्षा होने से। कॉफ़ी बागानों को नुकसान हो सकता है दानों के पकने के समय वर्षा होने से। भारत में तरबूज और खरबूज का उत्पादन होता है जायद मौसम में। भारत में तरबूज और खरबूज का उत्पादन होता है जायद मौसम में। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा किसकी खेती के लिए उपयुक्त स्थिति है? चावल। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा आवश्यक होती है 50 से 125 सेंटीमीटर। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा आवश्यक होती है 50 से 125 सेंटीमीटर। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास इत्यादि हैं खरीफ फसलें। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास इत्यादि हैं खरीफ फसलें। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है राजस्थान में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है राजस्थान में। पंजाब में पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से जुड़ा त्यौहार है बैसाखी। पंजाब में पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से जुड़ा त्यौहार है बैसाखी। चावल की खेती की जाबो प्रणाली। चावल की खेती की जाबो प्रणाली किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड में। चावल की खेती की जाबो प्रणाली
चावल की खेती की जाबो प्रणाली किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड में। चावल, कपास और गन्ना क्या है सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें? चावल, कपास, चावल की खेती चावल की खेती की जाबो प्रणाली चावल की खेती की जाबो प्रणाली किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड में। चावल, कपास और गन्ना है क्या सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें? राष्ट्रीय जूट नीति बनाई गई थी कब? 2005 में। राष्ट्रीय जूट नीति जो है वो बनाई गई थी 2005 में। स्थानांतरण खेती को जाना जाता है झूम कृषि के नाम से। स्थानांतरण खेती को झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था गेहूं क्रांति के लिए। इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था गेहूं क्रांति के लिए। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोडू शब्द किसके स्थानीय नाम है? बेवर, दहिया और पोडू स्थानीय नाम है खेती के आदिम रूप। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत में उगाई जाने वाली आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है कपास। भारत में उगाई जाने वाली आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है कपास। गेहूँ, जौ, जई, दालें, सरसों, अलसी ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं। गेहूँ, जौ, जई, दालें, सरसों, अलसी, रबी ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। रबी की फसलों की कटाई की जाती है मार्च जून में। रबी की फसलों की कटाई की जाती है मार्च जून में। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का रूप है झूमिंग कृषि। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का रूप है झूमिंग कृषि। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादकता राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादकता राज्य है पश्चिम बंगाल। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति जो है वो संबंधित है तिलहन उत्पादन से। केरल की सबसे आवश्यक या मुख्य फसल कौन सा है? चावल। केरल के सबसे आवश्यक या मुख्य फसल है चावल। कृषि का एक प्रकार जो मानसून एवं मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है वो है आदिम निर्वाह कृषि। कृषि का एक प्रकार जो मानसून एवं मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है वो है आदिम निर्वाह कृषि। वह फसल जो विकास के लिए 210 दिनों तक ठंड से मुक्त और तेज धूप में जीवित रहती है वो है कपास। वह फसल जो विकास के लिए 210 दिनों तक ठंड से मुक्त और तेज धूप में जीवित रहती है वो है कपास। किन राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत अधिक है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में। किन राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत अधिक है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में। कपास, सन, जूट, ऊन, रेशम है प्राकृतिक फाइबर। कपास, सन, जूट, ऊन, रेशम ये सब जो है वो प्राकृतिक फाइबर हैं। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक मेल खाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में खरीफ का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक मेल खाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है भारत। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है भारत। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। जम्मू एवं कश्मीर का पंपोर शहर जाना जाता है केसर की खेती के लिए। जम्मू एवं कश्मीर का जो पंपोर शहर है वह जाना जाता है केसर की खेती के लिए। एक वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को जाना जाता है बहुफसली कृषि।
जूट, कॉफ़ी, चाय, कोको, कपास और गन्ना है नकदी फसल। जूट, कॉफ़ी, चाय, कोको, कपास और गन्ना ये सब जो है वो नकदी फसल है। इंडोनेशिया और मलेशिया में झूम खेती को कहते हैं लदांग। इंडोनेशिया और मलेशिया में झूम खेती को क्या कहते हैं? लदांग। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को कहते हैं मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को कहा जाता है मिल्पा। रोका, रोका स्थानांतरित खेती का नाम है ब्राज़ील में। स्थानांतरित खेती को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? रोका। स्थानांतरित खेती को श्रीलंका में क्या कहते हैं? चेन्ना। चेन्ना स्थानांतरित खेती का नाम है श्रीलंका में। मसोले, मसोले स्थानांतरित खेती का नाम है जैरे नदी घाटी में। जैरे नदी घाटी में जो स्थानांतरित खेती किया जाता है उसको मसोले कहते हैं। तामराई, तामराई स्थानांतरित खेती का नाम है थाईलैंड में। थाईलैंड में जो स्थानांतरित खेती की जाती है उसका नाम है तामराई। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका किस्में हैं किसकी? कॉफ़ी की। कॉफ़ी की किस्में हैं अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका। एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को कहते हैं अंतर फसल। एक ही खेती में एक निश्चित पैटर्न में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को कहते हैं अंतर फसल। अलग अलग पंक्ति व्यवस्था में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलग अलग पंक्ति व्यवस्था में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर फसल। अंतर फसल। कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय तक बंजर पड़ी रहती है उसे चालू प्रति भूमि से इतर प्रति भूमि। माही कंचन, माही कंचन एक संकर किस्म है, हाइब्रिड वैरायटी है। माही कंचन एक संकर किस्म है किसका? मक्के का। माही कंचन जो है वो हाइब्रिड वैरायटी है मक्के का। RCB 911, RCB 911 एक हाइब्रिड वैरायटी है बाजरे का। RCB 911 एक हाइब्रिड वैरायटी है बाजरे का। कड़कनाथ एक नस्ल है किसका? मुर्गे का। कड़कनाथ एक नस्ल है मुर्गे का। लिनेन का कपड़ा प्राप्त होता है सन के पौधे के रेशे से। लिनेन, लिनेन का कपड़ा प्राप्त होता है सन के पौधे के रेशे से। कॉयर, कॉयर कपड़ा प्राप्त होता है नारियल के पौधे की रेशेदार भूसी से। कॉयर कपड़ा प्राप्त होता है नारियल के पौधे की रेशेदार भूसी से। मोहायर, मोहायर कपड़ा प्राप्त होता है अंगोरा बकरी के बाल से। मोहायर, मोहायर कपड़ा प्राप्त होता है अंगोरा बकरी के बाल से। डाउन कपड़ा, डाउन कपड़ा जो है वो प्राप्त किया जाता है बत्तख और गीज के पंखों से। डाउन कपड़ा प्राप्त किया जाता है बत्तख और गीज के पंखों से। करेवा, करेवा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए। करेवा जो है वो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ट्रक कृषि का संबंध है सब्जियों से। ट्रक कृषि सब्जियों से संबंधित है। प्राकृतिक खेती के अन्वेषक थे मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक खेती के अन्वेषक थे मसानोबु फुकुओका।